हाय, मैं विक्रम सिंह फ्रॉम करनी सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक को क्रिएट करने के दो उद्देश्य हैं। एक तो ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम क्वेश्चन आए, और दूसरा ग्राफिक्स और मैप्स के जरिए आपको कंटेंट को विजुअल करवाने की कोशिश की जा रही है। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहला, खोज। तो खोज, सबसे पहले जो खोज का प्रयास किया गया था वो एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में किया था, और अपनी इस खोज को द नेटिव ऑफ जनरल्स नामक एक पत्रिका में प्रकाशित किया था। इसके बाद में जो अगला कदम आता है वो कौन से हैं? बर्टन बंधुओं ने 1856 में जब लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो बर्टन बंधुओं ने यहाँ से बहुत सारी ईंटें प्राप्त की थी। इसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1872 में इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम वाला इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष हुआ करते थे। और भारतीय पुरातत्व के जनक, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद में जो वास्तविक खोज है वो कब हुई थी? 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी। तो जब निर्देशन शब्द आता है वो कौन आएगा? जॉन मार्शल। और खोद खनन करता शब्द अगर पेपर में आता है या क्वेश्चन में आता है तो कौन आएंगे? दयाराम साहनी। निर्देशन पे जॉन मार्शल और उत्खनन करता पे दयाराम साहनी। अब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन का क्या मतलब है? कि ये कांस्य धातु के प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति, मतलब प्रथम लोग थे। देखो, इस समय जो मुख्य धातु थी वो तांबा ही थी। अगर हम दो तरह से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे डीएसएसएमबी डीएसएसबी 2019 में ही दोनों क्वेश्चन आए हैं, तो दोनों का जिक्र करना जरूरी है कि प्राग हड़प्पाई लोग कैसे थे? ताम्रपाषाणी। और उत्तर हड़प्पाई या परिपक्व हड़प्पा के बाद में जो आने वाली संस्कृति है वो भी कौन सी है? ताम्रपाषाणी। यानी दोनों ही तरफ, हड़प्पा से पूर्व ताम्रपाषाणी गए और हड़प्पा के बाद में भी ताम्रपाषाणी गए। इवन हड़प्पाई जो काल है उसमें भी तांबे के उपकरण ज्यादा प्राप्त हुए हैं कांस्य से ज्यादा। लेकिन कांस्य युगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय प्रथम बार कांस्य का प्रयोग हुआ था। तांबे से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो ताम्र है। 5000 ईसा पूर्व इसका प्रयोग होना शुरू हुआ था। तो तीन तरह के क्वेश्चन हो गए, हड़प्पा क्षेत्र कांस्य युगीन, हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाणी, हड़प्पा के बाद ताम्र पाषाणी। और हड़प्पा जो लोग थे वो हड़प्पन लोग उपकरण बनाते थे, उसमें भी ज्यादातर किसका प्रयोग होता था? तांबे का प्रयोग हुआ करता था। दूसरी विशेषता क्या है? नगरी। नगरीय विशेषता क्या है कि यहाँ के लोग नगरों में निवास करते थे, ग्रामीण संस्कृति नहीं थी। यहाँ के लोग नगरों में निवास करते थे। तो नगरीय शब्द के साथ साथ एक विशेषता, जो नगरीय सभ्यता की विशेषता में एक विशेषता और जुड़ती है, वो क्या है? लिपि का ज्ञान। और लिपि के ज्ञान, हड़प्पाई लोगों को लिपि का ज्ञान था लेकिन हम नहीं पढ़ पाए उनकी लिपि को। इसलिए ये किस कालखंड से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक। दो शब्दों को समझना जरूरी है, एक प्राग ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक ऐसे लोग या ऐसी काल जिसके बारे में लिखित कोई प्रमाण नहीं है उसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक, और जहां से लिखित इतिहास शुरू होता है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। लेकिन सिंधु सभ्यता एक अलग विशेषता रखती है। वो क्या है कि इसमें जो लोग हैं, सिंधु लोग हैं, उनको क्या है? लिपि का ज्ञान था लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। इसलिए ये कौन से कालखंड से बिलोंग करती है? आद्य ऐतिहासिक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गार्डन चाइल्ड्स ने नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी। इनकी एक पुस्तक है द अर्बन रिवॉल्यूशन, उसमें इन्होंने नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। इस सभ्यता का कालक्रम क्या है? कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन डेटिंग वाला प्रमाणिक माना जाता है। इसलिए वास्तविक कालखंड भी क्या है? 2350 से 1750 का काल है। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने ये निर्धारित किया था, तो ये जरूरी। इसके अलावा बहुत सारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने कालक्रम की जानकारियां दी हैं। जैसे मैके ने 2800 से 2500, जॉन मार्शल ने 3250 से 2700। जॉन मार्शल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके निर्देशन में पहली बार खोज हुई थी, इसीलिए। वत्स ने 3500 से 2700, पिगट ने
2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व CZ गेडे ने 2350 से 1750 बताए हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा का क्षेत्र। हड़प्पा का क्षेत्र या हड़प्पा क्षेत्र विस्तार। हड़प्पा क्षेत्र जो उत्तर बिंदु है उसका कौन सा है? मांडा, कश्मीर। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। बहुत बार इन चारों में से जो चार दिखाई दे रहे हैं पॉइंट, इनमें से बहुत एग्जामों में क्वेश्चन से पूछे गए। तीन तरह के, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस नदी के किनारे हैं, उत्तरतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु, दक्षिणतम और पश्चिमतम बिंदु सीधे भी पूछे जाते हैं। तो पहला ही क्या है? मांडा में है, कश्मीर राज्य में, चिनाब नदी के किनारे है। दूसरा आलमगीरपुर जो पूरब में है, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे है। तीसरा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवर नदी के किनारे है। और चौथा सुतकांगेडोर दश्क नदी के किनारे। 1600 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है इसकी? 1400 किलोमीटर। यह क्या है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला त्रिभुजाकार क्षेत्र। देखने को अपने को लग रहा होगा चतुर्भुजाकार है, लेकिन जब मैप में हम ढंग से देखेंगे आगे तो ये कैसा क्षेत्र है? त्रिभुजाकार है। अगर भारत की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में इसके क्षेत्र या साइट्स मिली है। इसके अलावा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी इसकी साइट्स मिली है, जो अगली स्लाइड्स में हम देख लेंगे। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज आती है। महत्वपूर्ण चीज और महत्वपूर्ण प्रश्न मांगने तो क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक साइट्स किस नदी के किनारे मिली है? तो कौन सी नदी है जो नीले रंग में अभी ड्रॉ हुई है? ये कौन सी नदी है? ये नदी है सरस्वती नदी। इसकी खोज किसने की थी? VS वाणाकर ने। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और बहुत सारे लोग सिंधु शब्द को टिक करके आते हैं क्योंकि सिंधु घाटी के नाम से ही मशहूर है, लेकिन वास्तव में सर्वाधिक साइट्स किस नदी किनारे मिली है? सरस्वती नदी के किनारे मिली। सरस्वती नदी का वर्तमान नाम घग्गर नदी है, जो अब धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है और सरस्वती नदी पूरी तरह लुप्त होगी। VS वाणाकर ने खोज की थी इसकी और रफीक मुगल ने इसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों की खोज की थी। और इसका क्षेत्र जो पाकिस्तान में मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं इसका क्षेत्र। अगर क्षेत्र विस्तार की बात करें तो सबसे जो हाशिए वाला, सबसे जो अंतिम बिंदु है वो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की दो साइट्स मिली है, सूरतुगोई और मुंडीगाग। दो तरह से क्वेश्चन आता है अफगानिस्तान से। पहला तो सीधा ही पूछा जाता है कि अफगानिस्तान से संबंधित दो साइट्स कौन कौन सी है, तो सूरतुगोई और मुंडीगाग। एक दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू कुश पार जो हड़प्पन साइट्स है वो कौन सी है, तो वो भी कौन सी है? सुरतुगोही और मुंडीगाग। अब देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो मुख्य क्षेत्र है। हालांकि पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, वहां भी बहुत सारे क्षेत्र मिले हैं, लेकिन दो मुख्य क्षेत्र है, एक बलूचिस्तान है और एक है सिंध। पहले बलूचिस्तान की बात करते हैं। तो बलूचिस्तान में कौन कौन सी साइट है? सुतकांगेडोर, सुतकाको है, बालाकोट, डाबरकोट। जिनके आगे कोट और काको है या डोर शब्द आते हैं वो कहाँ से होंगे? बलूचिस्तान से होंगी। इसके अलावा कौन सा है? सिंध प्रांत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है डायरेक्ट ही होते हैं समूह मिलान वाले में से कि ये साइट कहाँ से बिलोंग करती है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सिंध यानी सिंध प्रांत से ही पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन से होंगे? मोहनजोदड़ो, जहूरदड़ो और चहुदड़ो, आमरी, कोटजी। तो आप देखेंगे जिनके आगे धड़ो शब्द आता है, याद करने की एक तरीका है, जिनके आगे धड़ो शब्द आता है या जिन साइड्स के अंत में बड़ी की मात्राएं आती है वो कहाँ से संबंधित होंगी? वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। इंडिया वाली नहीं, पाकिस्तान में जिनके आगे बड़ी की मात्रा आती है वो कहाँ से संबंधित होंगी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संबंधित होंगी। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो पहला ही क्वेश्चन है वो कौन सा है कि भारत में कौन सी साइट है जिसकी खुदाई सबसे पहले? क्योंकि पाकिस्तान और भारत का विभाजन 1947 में हो गया तो मेन जो साइट्स थी वो पाकिस्तान में चली गई। तो सबसे पहली साइट है रोहपड़, पंजाब। 1950 में इसकी खोज हुई, 1953 में इसका उत्खनन किया गया।
उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो वो कौन सी है? राखी गढ़ी। बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि उसमें आंसर धोलावीरा मन है, लेकिन आप जब उन क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो उन पता चलेगा कि राखी गढ़ी ऑप्शन में नहीं है। अगर राखी गढ़ी ऑप्शन में आता है तो राखी गढ़ी ही सबसे बड़ी साइट है। बाद में दूसरे नंबर पर भारत में कौन सी है? धोलावीरा। अगर ओवरऑल बात करें क्षेत्रफल के क्रम की तो भी राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है। राखी गढ़ी के बाद मोहनजोदड़ो और तीसरे नंबर पर है हड़प्पा। राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब आगे प्रश्न की बात करें तो सबसे ज्यादा जो साइट्स मिली है वो किस राज्य से मिली है? तो वह है गुजरात राज्य से। और ऐसे भी पूछते हैं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कौन कौन सी साइट्स हैं? तो ऊपर की जो नजर आने वाली साइट्स वो कौन कौन सी है? धोलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर। ये साइट्स कौन सी हैं? कच्छ की साइट है। और नीचे की ओर जो लोथल है, रंगपुर है, रोजदी है, ये साइड से अलग प्राप्त हुई है। तो कच्छ वाली बहुत बार पूछी जाती है। कच्छ की कुछ अलग विशेषताएं हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। धो देसु शब्द से आप याद रख सकते हैं कि कच्छ की कौन कौन सी है? धो देसु। धो से धोलावीरा, दे से देसलपुर और सु से सुरकोटड़ा बहुत बार पूछी गई है। इसके अलावा हरियाणा की साइट्स हैं वो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कौन सी है? बनमाली, कुनाल और राखी गढ़ी। देखिए हरियाणा और पंजाब की साइट्स को मिक्स करके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी हरियाणा की साइट नहीं है? तो उसका जनरली आंसर रोपड़ ही होता है, क्योंकि रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। तो आप बकरा याद रख सकते हैं। बै से हो गया बनमाली, कैसे हो गया कुनाल और रा से हो गया राखी गढ़ी। उत्तर प्रदेश की भी आपको साइड याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो साइट मुख्य है उत्तर प्रदेश की। पहली कौन सी है? आलमगीर। और दूसरी कौन सी है? हुलास। और पंजाब की जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली साइट वो कौन सी है? रोपड़ है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो हड़प्पा सभ्यता की चार उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत है। बहुत सारे सिद्धांत है लेकिन चार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम सभी पर डिस्कस करेंगे। तो पहला कौन सा है? विदेशी मत या सुमेरिय मत या मेसोपोटामियन मत। मेसोपोटामियन मत, विदेशी मत या सुमेरिय मत को प्रस्तुत करने वाले जो पुरातत्वविद है वो कौन कौन से हैं? चाइल्ड्स, कोसाम्बी, मार्टिन व्हीलर, मार्शल मेके और क्रेमर भी है इनमें। तो चाइल्ड्स, कोसाम्बी, मार्टिन व्हीलर, मार्शल और मेकी। तो एक शब्द है जिसके द्वारा हम इनको एक साथ याद रख सकते हैं कि मेसोपोटामिया से ये चकमा देकर, चकमा का मतलब धोखा, चकमा देकर भारत आए थे। जैसे हो गया चाइल्ड्स, कैसे हो गया कोसाम्बी या क्रेमर, मैं से हो गया मार्टिन व्हीलर, मार्शल और मेके। बहुत सारी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके पर्टिकुलर ही पूछ लेते हैं कि कौन सा किस क्षेत्र के ऊपर अपना मत रखता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर कहाँ का मत बताते हैं? मार्टिन व्हीलर बताते हैं कि ये कहाँ से हैं? पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया शब्द से का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन है? मार्टिन व्हीलर। इन्होंने सुमेरिया ही बताया था लेकिन पश्चिमी एशिया शब्द का प्रयोग किया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेके ने सुमेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मेके ने कहाँ का प्रयोग किया था? सुमेरिया। क्रेमर, क्रेमर ने कहाँ का प्रयोग किया था? मेसोपोटामिया शब्द का, यानी मेसोपोटामिया से आए हैं, ये किसने बताया था? क्रेमर ने। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा आधार क्या है? किस आधार पर कहा गया है कि ये विदेशों से आए? पहली तो पक्की ईंटों का प्रयोग, वैसा ही मेसोपोटामिया के लोग करते थे और वैसे ही हड़प्पन लोग। मृद भांड, चित्र या लिखित लेखन शैली का विकास, तो ये भी मेसोपोटामिया में लेखन जानते थे और हड़प्पाई लोग भी जानते थे। लोहे का प्रयोग से अपरिचित, तो दोनों ही अपरिचित थे। तो ये तीन चार आधार है। दूसरा मत, दूसरा मत क्या है? वैदिक आर्यों से। रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप और बीबी लाल। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है? बीबी लाल। रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप मैंने कभी किसी एग्जाम में देखे नहीं। बीबी लाल बहुत बार पूछा जाता है कि इनकी उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई। इसके पीछे क्या तर्क है? एक तो सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ विकसित हुई वहीं वैदिक आर्य लोग गए। वीएस वाणाकर ने जो सरस्वती नदी की खोज की थी और जिसके ऊपर अधिकांश जो साइट्स मिली है
ये भी किससे संबंधित है? वैदिक नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्वास्तिक की मोहर मिलना। तो ऋग्वेद वैदिक काल में स्वास्तिक को एक मतलब अच्छे चिन्ह के रूप में, शुभ चिन्ह के रूप में मानते थे। तो ये भी हड़प्पा से जोड़ता है। तो ये तीन चार आधार बनते हैं इसके। आगे क्या है? क्रमिक विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन है पूछा गया है। तो अमलानंद घोष, अग्रवाल यानी डी अग्रवाल और एल्चिन ने इसको दिया था। अमलानंद घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अमलानंद घोष ने कहा कि बीकानेर की चौथी बीकानेर इसका केंद्र है। क्रमिक विकास यानी वक्त के अनुसार धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। तो अमलानंद घोष बहुत ही इंपॉर्टेंट बताते हैं। और इनके जो बताए गए स्थान है, यानी सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का स्थान कहाँ बताया इन्होंने? सौंथी, बीकानेर। आगे चौथा है ऋग्वेदिक दास या दस्युगा। दास से आप राखल दास भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कभी किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन है नहीं देखा। बलूची संस्कृति में डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर है, लेकिन ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हमने क्या किया है, जहाँ एग्जाम पर्पज से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग इसकी जो व्यू रचना की गई है। थैंक यू वेरी मच।